सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखे। ऐसा लगता है कि अमृत काल में सीएम योगी के रामराज्य के भीतर उनके अधिकारियों ने इस लाइन को अपने अंदर बेहद गहरे उतार लिया है और ठान लिया है कि चाहे अदालतें जितना जूता मारते रहें, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये मनबड़ अधिकारी संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि बीजेपी आरएसएस के हिसाब से ही देश चलाएंगे। मगर यूपी में इस बार का मामला जरा अलग है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे मिलाड भी पहुंच चुके हैं, दिलेर जज भी पहुंच चुके हैं और इन्होंने सीएम योगी के कथित मनबड़ अधिकारियों को सबक सिखाने का पूरा बेड़ा उठा लिया है। एक नहीं बल्कि तीन तीन जिलों में यूपी के अधिकारी संविधान को कुचलते हुए नजर आए हैं और हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि काम नहीं कर सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो इस्तीफा देके निकल लो या फिर अपना ट्रांसफर करा लो। देश संविधान से चलेगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं। संभल से लेकर बरेली और बदायूं तक योगी आदित्यनाथ के अफसर हाईकोर्ट का तमाचा खा रहे हैं और पचा रहे हैं, मगर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब हाई कोर्ट ने देसी भाषा में कहा है कि फला तारीख को आओ हमारी हवेली पर, सिखाते हैं तुमको, और नहीं आओगे तो गैर जमानती वारंट भी जारी करेंगे। ये पूरा मामला है नमाज अदा करने को लेकर। ध्यान दीजिएगा, यूपी के अफसर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, और हाई कोर्ट के जजों ने क्या कुछ कहा है, कैसी लताड़ लगाई है। उधर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टालने से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ हमारा वो आकलन भी बिल्कुल सटीक साबित हुआ है फिर से कि SIR के मामले में चाहे जितना बवाल होता रहे, सवाल होता रहे, होना कुछ भी नहीं है। जिस तरह से बिहार में सारे बवाल के बाद भी हुआ वही जो केंचुआ और बीजेपी चाहते थे, रिजल्ट भी वैसा ही आया। उसी तरह से बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी अब तक वही हुआ है जो केंचुआ चाहता था। और आज केंचुआ ने 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। देश भर में सिलेंडर की किल्लतें सामने आ रही हैं, लोगों के पास भोजन पकाने की व्यवस्था नहीं है। खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 80% से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट सब बंद हो चुके हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, चुनाव की तारीख आ गई है, इसी से पेट भर लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज तैयार हो रहा होगा कि LPG पर पकाया हुआ भोजन खाने से पेट में खराब हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है, इसलिए कच्चा भोजन खाइए। और जब गैस सिलेंडर नहीं बना था तब जैसे पेट भरते थे उसी तरह भरिए ना भाई। और इसके लिए फलाने जी को थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 2 फेज में वोटिंग कराने का ऐलान किया है और इसके लिए 23 अप्रैल तथा 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। वहीं तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में एक एक फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, बाकी में 9 अप्रैल को। मगर सभी चुनाव के रिजल्ट 4 मई को आएंगे। और अब खबरदार, कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि बंगाल में चुनाव 29 अप्रैल को हो रहा है, उसके 5 दिन बाद ही काउंटिंग हो रही है। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को ही चुनाव खत्म हो जाएगा, मगर इसके 25 दिन बाद आप काउंटिंग कर रहे हैं। आखिर मसला क्या है केंचुआ? 3 राज्यों में जब 9 अप्रैल को ही चुनाव हो जाएगा तो इसके लिए 5 दिन बाद काउंटिंग क्यों नहीं हो सकती? आखिर इन राज्यों के लोगों को 25 दिन का इंतजार काहे करना चाहिए? इस तरह के सवाल बिल्कुल मत करिएगा, बहुत है पाप लगेगा। महामानव के आदमी का फैसला है भाई, जो किया है ठीक है किया होगा। वैसे भी आपको याद तो होगा ही, ये वही केंचुआ है जो बैलेट पेपर का नाम लेते ही कहता है कि अरे बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। लेकिन यहाँ देखिए, वोटिंग के बाद 25 दिन बाद काउंटिंग कराने में टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। गलती से भी आप लोग ये सवाल मत कर लीजिएगा कि 3 राज्यों में काउंटिंग और वोटिंग के बीच इतना अंतर क्यों है, वरना हो सकता है आप पर भी NSA लगा दिया जाए और कोई भी मुकदमा कर दिया जाए, जेल भेज दिया जाए कई महीने के लिए, या फिर सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर सरकारी नौकरी में है तो। देखिए ना, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए सिलेंडर के दामों और किल्लतों को लेकर एक शिक्षक ने प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री क्या कर दिया तो टीचरवे को सस्पेंड कर दिया गया। बताइए, और कितना मजबूत लोकतंत्र चाहिए आपको। मैं तो कहता हूँ सस्पेंशन की बजाय इस अध्यापक को उस जिले के सबसे बड़े चौराहे पर फांसी पे टांग देना चाहिए था। इसकी हिम्मत कैसे हुई महामानव की मिमिक्री करने की? बताइए, जो विश्व गुरु हैं, जिनके एक फोन से रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, जिनसे सलाह लिए बिना दुनिया चलती नहीं, हवाएं नहीं चलती, सूरज नहीं निकलता, धूप नहीं ढलती, उनकी मिमिक्री एक टुच्चा सा अध्यापक करेगा, वो भी सिलेंडर को लेकर। इस अध्यापक को देश निकाला दे देना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर की किल्लत और बढ़ते दाम के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं है, देश की जनता है। अरे महामानव ने तो बहुत साल पहले ही नाले के ढक्कन को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप लगा के गैस निकालने की टेक्निक बताया था। ये अनपढ़ गवार भारत के लोग उस टेक्निक को समझ नहीं पाए, उल्टे उसका मजाक उड़ाते रहे। इस देश में विशेष काबिलियत की कोई इज्जत नहीं है। अगर लोगों ने उस टेक्निक को अपना लिया होता तो सोचिए, आज भारत में LPG की ऐसी किल्लत होती नहीं होती, उल्टे हम लोग दुनिया को LPG बेच रहे होते। इस शिक्षक के वीडियो पर भाजपा के विधायक ने शिकायत किया था। देखिए ना, भाजपा के विधायक भी कितना मेहनत कर रहे हैं बेचारे। नाम है प्रीतम लोधी।
प्रधानमंत्री की मिमिक्री इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। हो सकता है इस विशेष कार्य के बाद ही इन्हें मंत्री बनने का चांस मिल जाए। कहा है कि भाजपा में अब ऐसे ही काबिलियत ढूंढी जाती है, इसीलिए आप जनता भी विशेष सावधान रहिए। बहुत ज्यादा लोकतंत्र की चाह रखेंगे तो सस्पेंशन मिलेगा, कुछ महीने के लिए जेल भी मिल सकती है, क्योंकि अमृतकाल में अब ये देश संविधान से नहीं बल्कि बीजेपी आरएसएस के विधान से चलाने की कोशिश नजर आने लगी है। भले ही अदालतें आए दिन संविधान याद दिलाती रहें, लेकिन भाजपाई रामराज्य के विशेष काबिलियत वाले अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं होता। बहुत मोटी चमड़ी हो चुकी है। संभल वाला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां पर राज्य के अधिकारियों ने मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या को सीमित कर दिया था। यानी अधिकारी बता रहे हैं कि कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, कितने नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता, और यदि संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई को लगता है कि वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। वैसे आपको याद दिला दें, संभल के एसपी अभी हाल ही में होली के दौरान बड़ा जोरदार डांस करते हुए वायरल हुए थे। पता नहीं इन्होंने होली के कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या सीमित किया था कि नहीं, और उसमें कौन से गाने बजेंगे, कितना अश्लील डांस होगा, इसको सीमित किया था कि नहीं, पता लगाइए। लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी के अधिकारियों को विशेष निर्देश दे दिया गया है, नमाज के पीछे पड़ जाओ, एकदम लंक लगा के पीछे पड़ जाओ। इसीलिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा है कि अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो भाई, या तो संभल से ट्रांसफर करवा लो। काहे कि आपका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो हर समुदाय के लिए सुनिश्चित करे कि लोग अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा कर सकें, और यदि लोग निजी संपत्ति पर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो फिर राज्य से किसी इजाजत की जरूरत ही नहीं है। याद करिए आप दर्शक, हाल ही में यूपी की सरकार ने ही कोर्ट में कहा था कि निजी संपत्ति पर पूजा पाठ करने के लिए, कोई प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आए दिन हिंदू परिवार अपने घरों में रामायण पाठ करवाते हैं, हर कीर्तन होता है, कोई ना कोई पूजा पाठ होता है, मांगलिक कार्यक्रम होता ही रहता है, और उसमें बहुत सारे लोग भी जुटते हैं। ज्यादातर टाइम सड़कें बाधित होती हैं, सड़कें पर ज्यादातर कार्यक्रम होता है, खासकर शहरों में। घर में जगह होती नहीं, छत छोटा होता है, तो लोग सड़क को ही अपना बना लेते हैं, कार्यक्रम कर लेते हैं। लेकिन आपको इन मामलों में कभी कोई विवाद नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ परिसर के भीतर शांतिपूर्ण नमाज से यूपी के अधिकारी विचलित हो जाते हैं। खुद इसी यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में जाकर कहा था कि निजी परिसर में आप कोई भी आयोजन करिए, हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने भी यह बात स्पष्ट कर दिया था कि परमिशन की जरूरत नहीं है, जरूरत तब है जब आप सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ कर रहे हो, कोई कार्यक्रम कर रहे हो। इस मामले में याचिकाकर्ता मुनाजिर खान के अनुसार पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि खाली 20 लोग ही नमाज अदा करना, और एक बार में खाली 5-6 लोग, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में अब 16 मार्च को सुनवाई होने वाली है। उधर सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने रोका था। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि भाई रमजान चल रहा है, ज्यादा लोग भी नमाज अदा करने आ सकते हैं, और आपने पाबंदी लगा दी तो कैसे काम चलेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के वकील के तर्क को खारिज कर दिया। यानी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हाईकोर्ट ने इस बात को नहीं स्वीकार किया। यह तो रहा संभल का मामला। बरेली वाला सुनिए, वहां से भी ऐसा ही केस इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। घर के भीतर नमाज अदा करने से पुलिस ने कथित रूप से रोक दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने बरेली की मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर ये लोग अदालत नहीं पहुंचे तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं उसको 24 घंटे की सुरक्षा दी जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता हसीन खान की सुरक्षा के लिए 2 हथियारबंद गार्ड तैनात करिए, जो कि 24 घंटे उसकी सुरक्षा करेंगे, और यदि हसीन खान के शरीर या उसकी संपत्ति पर कोई भी नुकसान हुआ तो यह सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया राज्य की सह पर माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट को भी आशंका है कि राज्य यानी भाजपाई सरकार, सत्ता और उनके लोग याचिकाकर्ता को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि अगर याचिकाकर्ता को भी कोई नुकसान पहुंचा, कोई दिक्कत हुई, कोई चोट पहुंचाई गई, तो फिर यह माना जाएगा कि यह राज्य के सह पर हुआ है, यानी राज्य ने ही करवाया है। अदालत ने अवमानना के मामले में नोटिस भी जारी किया था। यहां मसला यह था कि कुछ लोग अपने निजी संपत्ति के भीतर नमाज अदा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। अब कोर्ट का कहना है कि यह तो हमारे आदेशों का उल्लंघन है जी, निजी संपत्ति में प्रशासन की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, फिर प्रशासन होता कौन है रोकने वाला। इस मामले में हसीन खान अपने घर में परिवार के साथ नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस आई उठा ले गई। इसके बाद कुछ अन्य लोगों ने कथित रूप से धमकी दिया और कहा कि अगर कोर्ट में सही सही बोल दिया तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे। आरोप है कि याचिकाकर्ता को जबरन गांव से बाहर ले जाया गया और पुलिस की मौजूदगी में सादे कागज पर साइन करवा लिया गया। देखिए कितनी जोरदार है रामराज की पुलिस। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सादे कागज में साइन करवा के फर्जी मुकदमे डालने में पुलिस का कोई जवाब नहीं है। अब आ जाइए
ये बदायूं वाले मामले पर। यहां यूपी के प्रशासन ने नमाज पढ़ने पर रोक लगाने वाला एक प्रशासनिक आदेश दिया था। अब हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है और कहा कि निजी संपत्ति पर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ये मौलिक अधिकार है। यदि अधिकारियों को कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या लग रही है तो ये लोग खुद ही कानून व्यवस्था का समाधान करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, ऐसे रोक नहीं लगा सकते। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो हर हाल में कानून का राज कायम रखे। बदायूं केस में जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सुनते हुए कहा कि अधिकारियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने की परमिशन नहीं है। याचिकाकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट पहुंचे थे और मांग किया था कि हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए और हमें सुरक्षा दीजिए साहब। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही पुराने आदेशों का हवाला दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने माना था कि निजी संपत्ति पर कोई भी धार्मिक गतिविधि करने के लिए किसी प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी यूपी के बदायूं के अधिकारियों ने मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगा दिया, प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया। सोचिए कि यूपी के अधिकारी किसके लिए और किसके सह पर काम कर रहे हैं, किसके तरीके से काम कर रहे हैं। कभी हाईकोर्ट को इन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करना पड़ता है, अदालत में पेश होने का आदेश देना पड़ता है, कभी सरकारी आदेश को रद्द करना पड़ता है और कभी कहना पड़ता है कि नहीं संभल रहा संभल तो फिर इस्तीफा दे दो या फिर ट्रांसफर करवा लो। अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्यों ना इन सभी अधिकारियों को दोबारा ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए। वैसे तो ये लोग जिन परीक्षाओं को पास करके अधिकारी बने हैं, उन्हें पास करने के लिए ही संविधान को कायदे से पढ़ना लिखना पड़ता है और मूल अधिकारों को विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है। ये पूरा मामला मूल अधिकारों का ही है। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान भी इन्हें पढ़ाया सिखाया गया होगा। मगर ऐसा लगता है कि परीक्षा से पहले पढ़ा हुआ संविधान और परीक्षा के बाद मिली हुई ट्रेनिंग, ये लोग सब कुछ भूल चुके हैं और अब इन्हें बीजेपी आरएसएस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने विशेष ज्ञान दे दिया है और ये ज्ञान संविधान के ऊपर चढ़ गया है, इस कदर हावी हो गया है कि सब कुछ भूल गया है। क्या आपको नहीं लगता कि अब जरूरत आन पड़ी है कि ऐसे अधिकारियों को दोबारा ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए? कम से कम 6 महीने के लिए अवैतनिक ट्रेनिंग कराई जाए, इन्हें संविधान पढ़ाया जाए और बताया जाए कि देश के नागरिकों के अधिकार क्या है, संविधान क्या है और इनकी जिम्मेदारी क्या है। ये देश के मालिक नहीं है, ये जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, जनता के टैक्स के पैसे से इनका परिवार चलता है। क्योंकि ऐसे अधिकारियों को संविधान की विशेष क्लास की जरूरत है। वैसे संभल के जो वर्तमान टॉप पुलिस अफसर है ना, उनके बारे में बताया जाता है कि देश विदेश में पढ़कर आए। सवाल है कि क्या पढ़ के आए? यही सब पढ़ के आए? क्या अपने ही देश के संविधान की जानकारी नहीं है? और फिर जिस राज्य में सेवा दे रहे हैं उसी राज्य के हाईकोर्ट के आदेशों की भी जानकारी नहीं है। अरे कहीं और से नहीं मिल पा रही है तो लोकहित इंडिया को ही सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन्न से। हमने हाईकोर्ट के इस आदेश पर विस्तृत चर्चा किया था, यहां भी सुन लेते तो मालूम होता कि क्या करना है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, क्या नहीं करना है, लोगों के संवैधानिक अधिकार क्या है। हालांकि सबको पता है अमृत काल के रामराज में दुनिया का सारा ज्ञान फेल हो जाता है, खाली वही ज्ञान चलता है जो बीजेपी आरएसएस की सत्ता को सूट करता है। और भाजपाई सत्ता में ऐसे तमाम अधिकारी चुन लिए गए हैं जो खुलकर संविधान को ठेंगा दिखाते हैं। बहरहाल अभी हाल ही में संभल के ही एक डीएसपी ने ईरान मामले में हद से ज्यादा विवादित बात कह दिया। पीस कमेटी की मीटिंग बुलाया था, यानी शांति बनाने के लिए, और उसमें खुद ही हिंसक बातें करने लगे। सीओ कुलदीप कुमार ने शांति भंग न करने की चेतावनी देते हुए कह दिया कि अंतरराष्ट्रीय विवादों के नाम पर शहर में शांति भंग न करें, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को इस बात की खुजली मची है, खुजली कि ईरान और इजराइल के बीच झगड़ा हो रहा है। अरे इतनी ही दिक्कत है तो जहाज में बैठ जाओ, चले जाओ ईरान और ईरान की तरफ से लड़ो। अब याद करिए, ये वही लाइन है जो बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं कि जिनको दिक्कत है पाकिस्तान चले जाओ, सवाल मत करो, आलोचना मत करो। मने ऐसा लगता है कि इस देश को इनके दादा ने खरीद लिया है। अब इस मामले पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुनो संभल के डीएसपी, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। मुसलमानों को बैठाकर आप कह रहे हैं कि तुम लोग ईरान को लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, रोड पर नमाज क्यों पढ़ते हो, बर्दाश्त नहीं करेंगे, जेल भेज देंगे, ज्यादा तकलीफ है तो इंडिया से ईरान चले जाओ। ओवैसी कहते हैं कि मैं उस डीएसपी से कहना चाहता हूं कि ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम नेतन्याहू की जुबान बोल रहे हो। अगर कल को इजराइल के पक्ष में जुलूस निकाला जाएगा तो तुम जय जय के नारे लगाओगे ना। तो कुल मिलाकर जब आप बारीकी से देखेंगे तो यही पता चलेगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में पता नहीं चलता कि कौन सा कार्यक्रम सरकारी है, कौन सा भाजपाई है, ठीक उसी तरह से ज्यादातर सरकारी कार्यालयों, पुलिस अधिकारियों का एक्शन भी समझ में नहीं आता कि ये सरकारी नौकर की तरह काम कर रहे हैं या फिर बीजेपी आरएसएस की कार्यकर्ता की तरह। अब देखना यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे तमाम दिलेर जज मनबड़ और संविधान को भूल चुके यूपी के अधिकारियों को कहां तक रास्ते पर ला सकते हैं और ये अधिकारी किस लेवल पर जाकर सुधरेंगे, कितनी बेइज्जती करवाकर सुधरेंगे। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।